or a short course. This session gonna be very useful and informative to you all. So let me just quickly introduce our speaker today. This is Jyoti Vandana Lakra, and Jyoti has graduated from St. Xavier's in 2015 with English honors and fine arts, and she is now steering group member of Tribal Cinema of India. She has done her masters in UK with full scholarship from University of East London. She did a masters in fine arts, and she has just a second. Someone is trying to join. Yeah, so she also trains and mentors a student to go to UK. She has successfully mentored more than 20 students this year to come in UK and study, pursue their masters with a full scholarship. And she is also a language advocate of Guru. So she also trains people in languages, and it's only mostly the tribal languages, specifically Guru. I will also share her LinkedIn profile with you all. If you wanted to get in touch with her in person, you can do that. Yeah, so let's just start. Welcome, Jyoti. Thank you so much for coming in this Thank session. And hopefully, we will going to learn a lot from you during this session. For your kind information, I'm recording this session, and our Q&A will be in the end. So if anyone misses out, we can share the link of the recording to them. And yeah, let's just start. Yeah, Jyoti. Hello, everyone. Good evening and good afternoon. And thank you, Preetham, for this lovely introduction. And hello, everybody. Please switch on your cameras if you are comfortable. Okay, I'll be speaking in English and Hindi. ठीक है? जैसे प्रीतम ने बोला कि लास्ट में हम क्यूए करेंगे, अब लास्ट में आप जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होगी, आप लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारे पास लिमिटेड टाइम है, सब कोशिश करेंगे कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे. ओके, सो प्रीतम ने ऑलमोस्ट सारे मेरे इंट्रोडक्शन दे ही दिए हैं, ठीक है? सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हमें क्यों डिग्रीज लेने चाहिए और क्यों जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, राइट? सो एक्चुअली ये भी मेरा मानना था, जब छोटा सा मैं एक्सपीरियंस दे दूंगी कि मैं कभी यूके या फिर ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ने का इंटरेस्ट तो नहीं था. जब भी कोई कहता था मेरा यही आंसर होता था कि इंडिया में भी ऑलरेडी इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज है, तो फिर मैं क्यों करूं. वेल, आई डिड माय मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स. आपने सुना होगा बैचलर्स, मेरे 2 बैचलर्स रहे हैं, इंग्लिश में भी और फाइन आर्ट्स में भी. वेल, लाइक आई एम पैशनेट अबाउट पेंटिंग, सो मैं चाहती थी कि मैं पेंटिंग में आगे काम करूं. झारखंड में फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटीज नहीं थे, सो उस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगा. जब मैं बीएचयू गई तब मैंने देखा कि ग्लोबल लेवल की जो फाइन आर्ट्स की स्टडीज होती है उस हिसाब से यहाँ पे नहीं था. दैट वाज द रीजन व्हेन आई डिसाइडेड टू परस्यू माय मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते होंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी अप्रूव नहीं करते हैं या फिर हमारे लिए गाइड नहीं होते हैं. मेरे लिए भी गाइड नहीं थे, बट धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स मिलते गए, आईएएस मिलते गए, जब वो लोग गाइड करते गए. एंड नाउ लाइक आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग के सामने अब तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो लोग अभी डेवलपमेंट वाला भी है, और भी लोग हैं, मैं भी हूँ. लाइक आई एम ऑल्सो लाइक इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद ब्रिटिश काउंसिल. और जब मैं गई उस टाइम से लेकर अब तक काफी स्टूडेंट्स को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट विद फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ मैंने स्टूडेंट्स को भेजा है, जो कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आपके इंग्लैंड में भी बच्चे हैं. ठीक है, सो आप लोग मुझे भी रीच कर सकते हो. आगे बढ़ते, जैसे सबसे पहले तो है कि जब आप सोचते हो कि आपको अब्रॉड में पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको पूरे कंप्लीटली आपको ना वो डिवोटेड होना होगा. ठीक है, आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है. अगर आप 50-50 रहोगे तो आपके लिए वो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ.
कि अगर, क्योंकि बाहर जाना आसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट आसान तो नहीं है, ठीक है। 2-3 साल लग जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहला तो है आपके डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला आता है आपका पासपोर्ट, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एग्जाम से कुछ भी चीज के लिए सबसे पहला आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके, जिसमें आपका बेसिक आपके 10th 12th जितना मुझसे मांगा गया था ये था कि मेरे 10th 12th के मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी बिल है जस्ट फॉर प्रूफ कि आप कहाँ से हो, ठीक है। 2-3 डॉक्यूमेंट्स, एंड आप कोशिश कीजिए कि जब आपके पासपोर्ट, जब ये डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि अगर सेकेंड टाइम अगर थोड़ा सा मिस्टेक्स होते हैं आपके नेम में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि सरनेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा एड्रेस में गलती हो गया, तो जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करो, क्योंकि वो पहला स्टेप है, उस पर आप कोशिश करो कि उसमें कोई चीज मिस्टेक ना हो, ठीक है। आप लोगों को पता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है, हम यहाँ पे उसको मार्कशीट कहते हैं, ठीक है। अब्रॉड के लिए भी मार्कशीट एक चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट, वो और एक अलग से आती है, ठीक है। आपकी कॉलेज आपको नहीं बताएगी कि हम आपको ट्रांसक्रिप्ट देंगे, आपको खुद से कॉलेज को, या आप जिस यूनिवर्सिटी में हो, आप इंडियन यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अगर फैसिलिटीज ज्यादा है तो आपको ऑनलाइन, जैसे मेरे बीएचयू में ऐसा था कि अगर मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सो मुझे ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है कि मुझे एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, ठीक है। कुछ 50 या 100 रुपीज पेमेंट करके मैं जो ऑफिस है वहां से मैं रिसीव कर सकती हूँ, या फिर वो मेरे घर पे डिलीवर कर देते। बट ये फैसिलिटी हमारे जेवियर्स में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बच्चे बाहर जाते नहीं हैं। सो मुझे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में लेटर लिखना पड़ता है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत है, ठीक है। सो उस तरीके से आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या फिर एग्जाम डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वो आपको ट्रांसक्रिप्ट देती है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि एक मार्कशीट तो चाहिए ही जो आपको मिलता है, जो आप जानते हो, ठीक है। सेम और एक मार्कशीट होगी जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो आपको कॉलेज से मांगना होगा या फिर यूनिवर्सिटी से मांगना होगा, ठीक है। ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है। एक सीवी आपको हमेशा वो अपडेटेड सीवी होना ही चाहिए। आप यूके के लिए कर रहे हो या यूएस के लिए कर रहे हो, जो भी कंट्री के लिए कर रहे हो, तो आप फॉर्मेट देखिए कि वहां के हिसाब से कैसे सीवी बनती है, ठीक है। सीवी रेडी हो गया आपका। उसके बाद में जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हैं, सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ के आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप क्या जॉब करोगे, आप यही रहना चाहते हो या बाहर रहना चाहते हो, आपको उस सब्जेक्ट पढ़ के आपको फायदा है या नहीं है, ठीक है। हाउ इट गोना हेल्प यू इन फ्यूचर, ठीक है। हर चीज देखिए आप, ये नहीं कि भाई मौका मिला है तो बस चले जाएं, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जस्ट बिकॉज ठीक है फंडेड है, क्योंकि आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको आप पूरे 100% आप यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहला आता है यूनिवर्सिटी और कंट्री, पहले भूल जाइए। सबसे पहला जस्ट फोकस ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वहां पे आपके जो जो स्ट्रीम्स होंगे, देन अगेन यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या मैथ्स या साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें ये पढ़ना है इसलिए हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि और जो मॉड्यूल्स है और एक्स्ट्रा है नहीं। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि आपको वो ऑप्शंस मिलते हैं। ये प्लस पॉइंट होते हैं बाहर पढ़ने के, कि आप जो पढ़ना चाहते हैं आप वही पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, कि पर सेमेस्टर आप क्या पढ़ना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप एक्सक्यूज, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। देन यू चूज योर यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो आपके एकेडमिक जो मेरिट्स होंगे, क्या पता आप 90+ लाए हो या 80+ लाए हो, आपके बोर्ड्स, ठीक है, उससे भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्शन करती है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आपको ऑक्सफोर्ड जाना है या कैम्ब्रिज जाना है तो डेफिनेटली वो आपका 10th एंड 12th में ऑब्वियसली 80+ का मार्क्स मांगता है 10th एंड 12th का, ठीक है। एंड इवन बोर्ड्स जो आपके हैं
एक्चुअली जब मैंने फॉर्म्स भरा था, मेरे जैक बोर्ड की वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए थे, 5-6 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट हो गए थे। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ज्यादातर वैल्यू सीबीएसई की दी जाती है, जस्ट बिकॉज अभी थोड़ा झारखंड स्टेट का जो बोर्ड है वो थोड़ा अभी उतना लेवल अप नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। दूसरे स्टेट्स के हैं जिनको अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा फैक्टर रहता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। अब जैसे अब मैंने बोला कि अब आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता रहता था कि भाई पास होना है स्कूल में है तो अब हमें पता है, तो हम ये कर सकते हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं हम उन्हें बता सकते हैं कि 10th एंड 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब 90 प्लस नहीं आया है तो हम ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी में हम नहीं जा सकते हैं, फिर उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होंगे या अलग इंटरनेशनल एग्जाम्स देने होंगे। सो एक बेसिक जो स्टेप होते हैं उसको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक तो है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स तो हो गया। उसके बाद आपको चाहिए 2 LOR। LOR होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, जो आपको अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से मिलती है। आपके एचओडी दे सकते हैं, आपके डीन दे सकते हैं, आपके प्रोफेसर्स दे सकते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में प्रोफेसर यही मेंशन करेंगे कि आप उनके अंडर में आप ये सब्जेक्ट पढ़े हो, कितने साल तक पढ़े हो, अच्छा स्टूडेंट है, दिस एंड दैट, ओके। सो 2, वैसे यूनिवर्सिटी आपसे 2 मांगती है, ठीक है, बट मैं कहूंगी कि आप 4 बना के रखो, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्सिटी 3 भी मांगती है, तो स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है एसओपी। एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट है आपके, है ना, कैसे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। 5 साल बाद पता नहीं आप क्या करोगे उस सब्जेक्ट को पढ़ के, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि इंडिया में क्या है कि सब्जेक्ट हम कुछ और पढ़ते हैं, जॉब किसी और में कर रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने बोला भाई साइंस पढ़ लो, साइंस पढ़ लिया, बाद में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइंस कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा था, बैंकिंग में बैठ गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। सो यही चीज है, आपको एसओपी में मेंशन करना होता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हो और क्या करोगे पढ़ के, आपको कैसे हेल्प करेगा और आपकी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेगा, या स्टेट या कंट्री को कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। और सारे यूनिवर्सिटीज अलग अलग स्टैंडर्ड के होते हैं, राइट। सो एसओपी भी आपका उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा जाता है। एसओपी अप्रूवल के लिए आप अभी तो खैर बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अलग अलग स्कॉलर्स को आप अप्रोच कर सकते हो कि आप मेरे एसओपी देख लीजिए, है कि नहीं, अच्छा बना है कि नहीं, हम मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी से तो कभी मत कीजिएगा, ठीक है, सीधा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है। डेजर्टेशन सब भी आप कर रहे हो ना, तो चैट जीपीटी से मत कीजिए, ठीक है। आइडियाज लीजिए बट चैट जीपीटी से कभी मत कीजिए, वो इजिली पता चल जाता है एंड आपको यू रिजेक्ट करेगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीवी मैंने बता दिया कि सीवी आपका उसी कंट्री के हिसाब से होना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। कंट्री तो बाद में आती है, पहले तो आपका कोर्स, ठीक है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे करना है आपको, क्यूएस रैंकिंग होती है जो यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। आप कोशिश करो 1 से लेके 200 के बीच ही, ठीक है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 200 के बाद तो इंडिया में भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप कोशिश करो कि आप अब्रॉड जा रहे हो तो क्यूएस रैंकिंग 1 से लेके 200। पहले तो आपने देखा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी हो गया। उसके बाद क्यूएस रैंकिंग आपके डिपार्टमेंट, आई मीन आपके कोर्स की भी होती है, वो भी आप देखो, ठीक है। अब जैसे मुझे ऑफर लेटर ऑक्सफोर्ड की आ रही है, ठीक है, बट ऑक्सफोर्ड में मेरे फाइन आर्ट्स के उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं ऑक्सफोर्ड जाके, मैं क्या करूंगी बस ऑक्सफोर्ड का टैग लेके, मुझे तो अपने फ्यूचर में और काम करना है ना। तो आई चूज फॉर बेटर यूनिवर्सिटी, बेटर डिपार्टमेंट में देखूंगी कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मेरे मेरे कोर्स से रिलेटेड वो ज्यादा अच्छा हो रहा है। सो आई चूज द डिपार्टमेंट नॉट द यूनिवर्सिटी। पहले मैं अपना डिपार्टमेंट चूज करूंगी, बाद में मैं यूनिवर्सिटी देखूंगी, ठीक है। सो उसको मैच करते हुए मैं अपनी क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मैं उस पर अप्लाई करूंगी। अब अप्लाई बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादातर
यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस आपके अक्टूबर से खुल जाते हैं, अक्टूबर से लेके आई गेस मार्च तक। विंटर में थोड़ा सा ब्रेक रहता है, विंटर ब्रेक, ठीक है। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। जिनको बहुत दिक्कत है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जब आपका ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जितने रेडी हैं, जो जो अभी मैंने बताया, पासपोर्ट, ठीक है, आपका सीवी, 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद में आपका 2 रिकमेंडेशन लेटर, एक एसओपी, ठीक है। आपका आइल्स एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम है, मान लीजिए आप 90% नहीं लाए हैं, अब 60% ही आप लाए हो अपने 10th एंड 12th में, ठीक है। आइल्स एग्जाम इसको मैनेज करता है आपको उस यूनिवर्सिटी में घुसने के लिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा प्रूफ देता है कि आप एलिजिबल हो अब्रॉड में जाने के लिए या उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आइल्स एग्जाम बेसिकली होता है आपका इंग्लिश के लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की टेस्ट होती है, ठीक है। एंड ये हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आप आइल्स नहीं निकाल सकते, आप इजीली निकाल सकते हो। उसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, लाइक आपको बहुत एलिगेंटली बोलना है, आराम से बोलना है, आपको वोकैबुलरीज अच्छे यूज करने हैं, आप जहाँ करते हैं उस जगह पे आपको फिलर्स यूज करने हैं, ठीक है, आपको फ्रेज यूज करने, तो इस तरीके से पॉइंट्स इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। लिसनिंग बहुत सिंपल से होती है, जैसे अभी मान लो मैं मोनिका को बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, बोले अच्छा सॉरी सॉरी मैं अभी वहां जा रही हूँ, फिर मैं अभी तुम्हारे घर, तो यू हैव टू लिसन कि मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, ओके, आई एम कमिंग, ओके सॉरी सॉरी आई एम गोइंग देयर एंड अगेन आई एम कमिंग बैक टू यू, है ना। सो ऐसे 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 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे सुनने के लिए, एंड बस वो आपको वहां पे बस फिल इन द ब्लैंक्स में, अच्छा उसने क्या बोला था, उसके बाद सेकंड लाइन क्या था, अच्छा बीच में क्या बोला उसने, सॉरी सॉरी बोला, कितनी बार सॉरी बोला, 2 बार, ऐसे छोटे छोटे आइल्स एग्जाम। बस अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही किया था, एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, तो डेफिनेटली आप लोग भी कर ही लोगे, राइट। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा आइल्स के कोर्स करोगे तो आई गेस 1 महीने के कोर्सेज के वो लोग 10,000 लेते हैं। उसके बाद में आपका आइल्स एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट, क्योंकि वो दिल्ली में हो, सॉरी मेट्रो सिटीज में होते हैं सिर्फ, ठीक है। अगर रांची जैसे जगह में ऐसी जगह करोगे तो उसको उसके लिए आपको बहुत पहले से बुकिंग करनी होती है, एंड वो टाइम टेकिंग भी होता है। तो अब मेट्रो सिटीज कोलकाता नियरेस्ट है अगर झारखंड से या रांची से, ठीक है, आपको जो भी मेट्रो सिटी नियरेस्ट है, आप ऑनलाइन आप फॉर्म भरो। आई गेस फीस थोड़ी ज्यादा होती है, आई गेस 18 या 19,000 एक अटेम्प्ट की होती है, राइट। तब कोशिश करो कि आप एक अटेम्प्ट में आप निकाल लो, राइट। एंड हमेशा कोशिश करो कि आपका जो इंग्लिश का रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है, सब में स्कोर सेम आए। अगर आपने एक 10 फुल मार्क्स होते हैं, अब किसी में आपने लाया 4, किसी में लाया 9, सो वो पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो आप लाओ या 6 6 6 चारों में, या 6.5 6.5, ठीक है। अब वैसा लाओ, तो इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज जो अच्छे यूनिवर्सिटीज या क्यूएस रैंकिंग जो अच्छे रैंक वाले यूनिवर्सिटीज है, हमेशा वो बोलती है आप मिनिमम 7.5 लेके आइए, ओके। एंड मिनिमम इट शुड बी, और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है लाइक अगर आर्ट्स रिलेटेड है, सो मिनिमम इट शुड बी लाइक 6 और 6.5, उससे नीचे तो नहीं। अगर आपने कम लाया तो एकदम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं 10th में 98 लाया, मैं 12th में 96 लाया, तो मैं क्यों दूं आइल्स, मैं क्यों 18,000 वेस्ट करूं। अब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो कहते हैं कि मैंने तो आइल्स का एग्जाम नहीं दिया, मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, रिजल्ट। भाई अब आपके पास तो समय ही नहीं है, एक दिन में आप क्या करोगे, क्योंकि एग्जाम और रिजल्ट आने में कम से कम 10 दिन तो लगते हैं। तो आप एक दिन पहले क्या कर लोगे। तो ये चीज बहुत बार बोलने के बाद स्टूडेंट डिनाई करते कि नहीं भाई मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सो मैं एग्जाम नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 18,000 बचाऊंगा और
यूनिवर्सिटी ने भी वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ यूनिवर्सिटी कर देती है आपकी इंग्लिश की वजह से, बट आपका वीजा के समय आइल्स मांगा जाता है, आपका इमिग्रेशन के समय आइल्स मांगा जाता है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए उस समय आइल्स मांगा जाता है, क्योंकि आइल्स के रिपोर्ट से आपका पॉइंट्स बढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज है, आप अब्रॉड जा रहे हो, वहां पे हम स्टडी करके जो याद करके एग्जाम लिखते हैं, ऐसे एग्जाम्स नहीं होते हैं। वहां पे हम जो डेजिटेशन देते हैं वो हमेशा रिसर्च बेस्ड होते हैं। ठीक है। अगर जैसे आप देखते हो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, राइट? तो उसी तरीके से मिनिमम वर्ड्स आपके होंगे 3500। सब जाने से पहले आप रिसर्च करना सीखो, कैम्ब्रिज स्टाइल, ऑक्सफोर्ड स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल। ठीक है, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। आप गूगल स्कॉलर, आप गूगल में जाके गूगल स्कॉलर टाइप करना, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे सैंपल्स मिलेंगे। वहां से आप सीखो कि आप अपने टॉपिक पे देखो, आप ज्योग्राफी के हो तो आप ज्योग्राफी से देखो। ठीक है। आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हो तो वहां देखो कि कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, कैसे साइटेशंस किया जाता है। बहुत लोग अभी नहीं पता होगा कि साइटेशंस होते कैसे हैं, कैसा फॉर्मेट होता है, राइट? तो ये सब सीख के जाना है। ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम आप एक दो रिसर्च पेपर आप लिखो। ठीक है। मिनिमम 3500 वर्ड्स, उसको आप पब्लिश कराओ। ठीक है। क्योंकि रिसर्च पेपर के आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, आइल्स के आई गेस 2 पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स हाउ आप जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, इस तरीके से सिलेक्शन होता है। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आइल्स भी आ गया, आइल्स के स्कोर आ गए। और एक होता है टीबी टेस्ट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। टीबी टेस्ट में ऐसा है कि जो ब्रिटिश ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होंगे, झारखंड में नहीं है, उसके लिए मैं तो कोलकाता ही गई थी। ठीक है। सो वहां पर आपको भले ही बोला जाता है कि आपको टीबी टेस्ट, बट आपको फुल बॉडी चेकअप होता है। ठीक है। सारे डिटेल्स। ठीक है। एंड आपको झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपके हेल्प के लिए ही बोलते। ठीक है। क्योंकि अगर आपको कुछ दिक्कत है और आप झूठ बोल के चले गए, है ना, फिर वहां जब आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद भी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं। मेरा एक खराब एक्सपीरियंस ये था कि यहाँ से मैंने मेडिसिन लिए थे, बट काफी ठंड, शायद मुझे ठंड लग गई थी वहां पे लास्ट दिसंबर आसपास में। एंड मैंने यहाँ मेडिसिन खत्म हो गए थे, मैंने वहां की हेडेक की मेडिसिन ली थी। ठीक है। एंड लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मुझे सूट नहीं किया, एंड मेरे नोज से वो पूरे ब्लीड करने लगी। आई गॉट स्कैर्ड, एंड उस दिन मेरा फाइनल शो भी था। तो ये चीज आप गलती ना करें। जाने से पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर से एक तो हम टीबी टेस्ट चेकअप करा रहे हैं, साथ में हम अपने जो भी सिटी के डॉक्टर्स हैं उनसे आप चेकअप करा के प्रिस्क्रिप्शन लेके आपकी जो जरूरत की मेडिसिन भी है ना, वो भी हम लेते हैं। ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, बॉडी चेकअप, सो दैट आप बाहर जाओ तो आपको कोई फ्यूचर में हेल्थ इश्यूज ना हो, इसके लिए। क्योंकि यूके का है थोड़ा सा हेल्थ केयर सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। और एक्चुअली अच्छी अगर हो भी तो हम ये बोल सकते हैं कि वहां पे अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, कि आपको बिना अपॉइंटमेंट के वहां पे डॉक्टर्स आपको नहीं देखेंगे। ठीक है। तो अब दूसरे कंट्रीज आप जा रहे हो तो आपके वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ट्रैवलिंग का भी वहां पे बहुत सारी चीजें हैं कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, कौन से कार्ड्स लेने हैं। खैर ये तो बाद की बात है। अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है। इसके दो तरीके हैं अप्लाई करने के, आप डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करके आप सबमिट कर सकते हो, या फिर दूसरा चीज है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो लोग स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं ब्रिटिश काउंसिल से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली। और ब्रिटिश काउंसिल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सारे प्रोसेस करती है, आपके एसओपी पे हेल्प करती है, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी हेल्प करती है कि फॉर्मेट कैसे होना है, आपका एसओपी किस यूनिवर्सिटी के लिए कैसा होना है। और ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर्स जो इंडिया में है वो लोग काम करते हैं कि किसी भी स्टेट से लोग आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं, वो आपके प्रोफाइल को रिव्यू करने के बाद आपको बताती है आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, या फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सिटी या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा सिर्फ झारखंड की स्कॉलरशिप नहीं, वो लोग ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट ईयर पहले आपको
फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको यूनिवर्सिटी में जाने से पहले स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना होगा, और जब यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर आ जाती है उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा है कि दो ऑफर लेटर्स होते हैं, ठीक है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल वही होता है जिसमें कुछ कुछ कंडीशंस है, जैसे आपने टीवी टेस्ट नहीं दिया, अपने आइल्स के एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। अगर आइल्स के एग्जाम आपने दिया है तो यूनिवर्सिटी बोलेगी नहीं, आपके कोर्स के लिए हमें 7.5 चाहिए, आपका तो 6.5 आया है, ठीक है। सो इस जगह पे क्या है कि आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये कंडीशंस होते हैं, या ऐसी कुछ कुछ, अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट सबमिट नहीं किया, ठीक है। अनकंडीशनल होता है जहां पे आपका फॉर्म कंप्लीट है, सब चीज सही है, ओके। उसके बाद आप, अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तब यही ऑफर लेटर आपको लेके आप गवर्नमेंट के पास जाना, या वेबसाइट में जो फॉर्म्स आएंगे, आई गेस एमजीओज एंड शिवनिंग के स्कॉलरशिप फॉर्म्स आते हैं मार्च में आई गेस। सो मार्च में आपको ऑफर लेटर वो अपलोड करने होते हैं, एंड बेसिक वही एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर गवर्नमेंट मांगती है तो वही सब आपको अपलोड करना है। फिर आपका अगर आधार कार्ड मांगा है, जो भी है यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से आपको ओवरसीज जाने का मौका मिल रहा है तो आपको गवर्नमेंट को ये प्रूव करना है कि आप यहाँ के रेसिडेंट हो, ठीक है। मतलब आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट और फैमिली आईटीआर। पहले ऐसा था कि आपका आईटीआर जो है सिर्फ पेरेंट्स से मांगा जाता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स है, पांचों के लगते हैं। और जिसके जो लोग जॉब नहीं कर रहे, स्टूडेंट है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, उनका भी आईटीआर बनता है, और उसे हम कहते हैं जीरो आईटीआर। सो उसके लिए हम जीरो आईटीआर फाइल करते हैं, कि मतलब आप डिपेंडेंट हो किसी पे बट आपका वो जीरो आईटीआर है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका आईटीआर तो बनेगा ही। एंड अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि आपका सबका आईटीआर चाहिए, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके चाहिए। अगर आप एनजीओ के साइड से आप जा रहे हो तो आपका जो पूरे फैमिली का जो एनुअल इनकम है, ठीक है, आईटीआर में वो चीज आपका 12 लाख से ज्यादा मेंशन नहीं होना चाहिए। अगर आगे पीछे थोड़ा हो जाता है तो आप अपने सीए से वो मैनेज करा सकते हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज पे हैंडल करते हैं, ठीक है। आईटीआर ये बस गवर्नमेंट के लिए जरूरत है, वैसे यूनिवर्सिटी आपसे नहीं मांगती है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप पहले मिल जाती है, अवार्ड लेटर, फाइनेंशियल लेटर, तो उस समय यूनिवर्सिटी आपसे कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं कराती है, ठीक है। बट ऐसा अगर नहीं हुआ है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट डिले करती है स्कॉलरशिप के लिए तो आप ये कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी आपका बेसिक इंटरव्यू लेती है, जिसमें कि आप, जो आपका जो क्वेश्चन था ना एसओपी के लिए, कि आपका, आप श्योर हो कि नहीं अपने सब्जेक्ट के लिए, आपने ये यूनिवर्सिटी, अगर आप ऑक्सफोर्ड जा रहे हो तो आपने ऑक्सफोर्ड क्यों चूज किया, आपने इंग्लिश ऑनर्स क्यों चूज किया, क्या करोगे पढ़ के, आपके फैमिली में कौन कौन है, क्या आप एलिजिबल हो इतने पैसे देने के लिए, ये सब उनके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एंड आपको कॉन्फिडेंटली वो आंसर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे और एक चीज है, मान लीजिए आपको फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, ठीक है, बट आपको उस समय यही आंसर करना है कि हाँ मैं फाइनेंशियली काफी स्टेबल हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं हैं फिर भी आपको ये बात बोलना है उन्हें जब यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, ठीक है, कि हाँ मैं इतनी कैपेबल हूँ, मेरे फैमिली पूरे कैपेबल हैं, ठीक है। अगर आपका एनुअल इनकम मान लीजिए 5 लाख ही है साल भर का, ठीक है, पर आपको बोलना है नहीं मेरा एनुअल इनकम 50 से 60 लाख है, अगर आपने बोल दिया कि 5 है तो वो नहीं लेंगे। ये ट्रिक आप समझिए, ठीक है, कि आपको यही आंसर करना है कि आपके, हाँ कि मेरे 50-60 लाख हैं, ठीक है, क्योंकि आप समझ जाओगे अब्रॉड के लिए 50 से 60 लाख चाहिए होता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप बोलिए कि मेरा जो एनुअल जो है फैमिली का वो 50 to 60 लाख है, सो मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज को नहीं बताना है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, ठीक है। अगर आपने बताया आपका एप्लीकेशन उसी समय रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, यू हैव टू आस्क समथिंग।
हाँ, I just wanted to clarify to everyone that it's all on you. I mean, if you are able to provide them the proof of your financial income or whatever, if it is in a scholarship and you have received the scholarship or you are in the process, let's say you are in the pipeline of achieving a scholarship or MGF a scholarship or Felix or whatever it is, then you can tell them, you can provide them the evidence that you have a higher chances of getting the scholarship, and it's just you are waiting for the result. So you have to give them a proof of your financial your terms, like how you are going to sponsor yourself. Are you going to pay by any loan or anything, or if you have money which you can spend from your savings, or if you have a scholarship or waiting for a scholarship. It's all about clarifying to them that you have the means to get into that university or the course you are choosing. तो यही है कि आपको सिलेक्शन के टाइम पे या फिर जो भी प्रोसेस होगा यूनिवर्सिटी को क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे पास इधर पैसा है जिससे मैं ट्यूशन फी पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रही हूँ और मेरा हायर चांसेस है। हो सकता है आप उनको कन्विंस करके या फिर ये बोल दो कि मेरा पहला प्रोसेस मैंने क्लियर कर लिया है, आई मीन द लास्ट प्रोसेस और समथिंग लाइक दैट, और रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड please, I needed some time to give you the final decision or answer. तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करोगे आप यूनिवर्सिटी से तो मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास ग्लोबली बहुत सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन पेंडिंग होते हैं और उनको जल्दी करना पड़ता है कि हाँ इतना का बैच हमारा रेडी हो गया है, वी कैन स्टार्ट। ठीक है, तो उनको भी एक डिसीजन लेना पड़ता है जो मैनेजमेंट में बैठे हैं यूनिवर्सिटी के। तो आपको भी थोड़ा सा क्यूरियस होना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास फाइनेंशियल मीन्स हैं और मैं ट्यूशन फी पे कर सकती हूँ चाहे वो कहीं से भी हो। ठीक है, हम आपको इनकरेज नहीं कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए, ये हम आपको बस एक चीज बता रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि आप फाइनेंसेस कहाँ से अरेंज कर रहे हो ट्यूशन फी के लिए। ठीक है, कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। तो जैसे प्रीतम ने बताया कि जैसे अगर स्कॉलरशिप वाले अगर फॉर्म्स आप भर रहे हो, ठीक है, शिवनी के या फिर एमजीओस के, तो उसमें तो खैर बोला जाता है कि ठीक है 12 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, तो वो आपको प्रूफ तो खैर देना है। ये मैं बात कर रही हूँ फॉर अब्रॉड की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो उन्हें चाहिए होता है कि हाँ आप कैपेबल हो, आप एनुअल मेंटेनेंस आप उठा सकते हो अपना, उसके बाद में आप ट्यूशन फी पे कर सकते हो। ठीक है, सो इसमें ऐसा कि अभी आपका स्कॉलरशिप का कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप लोन लेके जाना चाहते हो तो आप उनको बताना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी को कि मैं लोन लेके आ रहा हूँ, और अगर आप लोन भी ले रहे हो तो उसमें भी बताना होगा कि फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हो कि अगर कुछ इश्यू होता है कि आपको फैमिली में वो बैकअप के लिए है। ठीक है, ये बोलना पड़ता है। एक्चुअली ये मुझे भी सिखाया गया था कि ये मैंने भी ये चीज बोला है, मतलब जितने यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने इंटरव्यूज दिया, क्योंकि स्कॉलरशिप्स का बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, तो उस समय मुझे यही बोलना पड़ा कि हाँ कि इतने ज्यादा मेरे फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छे हैं एंड मैं सब चीज हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट में अपने स्कॉलरशिप्स के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आए थे फिर मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, बट स्टार्टिंग में जब आपकी यूनिवर्सिटी पूछती है तो आपको हाँ ही बोलना है। ठीक है, ओके। आपके ये ऑफर लेटर एक मैंने बता दिया कि ऑफर लेटर्स आ जाते हैं। अब आता है कैश लेटर। कैश लेटर एक्चुअली होता है एक्सेप्टेंस लेटर। तो जैसे बताया कि इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के हर जगह से। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट को एक बैच के लिए मे बी 50 या 100 बच्चों को चूज करना है, वहां पे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं। अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ठीक है, वो फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक छोटा सा अमाउंट मांगती है। ठीक है, या 2 लाख 3 लाख, हाईएस्ट 5 to 6 लाख भी गया है। ठीक है, अगर स्कॉलरशिप से जा रहे हो तो तब दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। और जब नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एजुकेशन लोन लेके या किसी से पैसे बोरो करके आप वो कैश अमाउंट जो है ना, चाहे वो 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, वो आप पे करते हैं। वो आपको अगर फंडेड आपका हो जाता है तो वो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, बट ये पैसे होते हैं आपकी सीट बुक करने के लिए। ठीक है, जब आप आपकी जब सीट बुक हो जाती है उसी के बाद ही आपको कैश लेटर मिलता है। एंड कैश लेटर को लेके ही आपका वीजा, फिर वीजा का प्रोसेस होता है। ओके,
वीजा में भी आपका वही चीज है कि आपके जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, ठीक है, LOR, SOP, जितनी चीज लगे हैं आपको वीजा ऑफिस लेके जाना है। आपका पैन, आधार, पास, हर चीज लेके जाना है, ठीक है। उसके अपॉइंटमेंट भी होते हैं, फिर वीजा के कुछ चार्जेस होते हैं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस के भी कुछ चार्जेस होते हैं। हर साल वो अमाउंट जो है वो चेंज होता है, उसको आप अपडेटेड आपको रहना पड़ेगा कि क्या क्या अमाउंट है, ठीक है। सो वीजा ऑफिस में एक दो क्वेश्चंस वो लोग करते हैं कि बहुत बेसिक, बहुत फ्रेंडली वे में वो लोग पूछेंगे, अच्छा कहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, वाई यू आर गोइंग, विच कोर्स, अच्छा विच कंट्री, आर यू प्लानिंग टू स्टे देयर। इतने प्यार से बोलेंगे, आप तो बोलेंगे या आई एम प्लानिंग टू स्टे देयर आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आप तो यही बोलोगे ना। बस आपका वीजा कैंसल उसी समय। आपको ये चीज नहीं बोलना है कि आप वहां स्टे करने जा रहे हो या आप पढ़ने के बाद आप PhD करोगे, नो, कभी नहीं, कभी नहीं बोलना है। आपको सीधा क्या बोलना है, मैं वहां पढ़ने जा रहा हूँ, जैसी मेरी पढ़ाई खत्म होगी मैं इंडिया बैक, वापस इंडिया, ठीक है। आपका कोई इंटेंशन नहीं है वहां घूमने का कि नहीं 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 मैं 1 महीना रुक के घूमूंगा, ट्रिप करूंगा, नो, नथिंग। As soon as I finish my masters, I'll get back to India. I don't have any intention to stay there and work over there. ठीक है, I'm not even planning for PhD. ठीक है, I got this opportunity to study over there. I'll study and I'll get back. बस ये चीज अगर यूनिवर्सिटी वाली इंटरव्यू में होती है ना, उस समय भी ये आंसर करना है, वीजा के समय में भी यही आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट मोमेंट में वीजा इसीलिए रिजेक्ट होता है, वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं वहां जाके पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब करूंगा या करूंगी, या फिर मैं आगे की पढ़ाई करूंगा या मैं PhD करूंगा। यू आर रिजेक्टेड। इतना मेहनत करने के बाद आप एक क्वेश्चन से आप चूक जाते हो, ठीक है। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, ओके। तो मैंने बताया कि वीजा के समय में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कुछ भी मिसिंग हुआ तो दिक्कत होगी, ठीक है। वीजा अप्रूवल के बाद आपका काम आता है फिर फॉरेक्स का, ठीक है। और एक चीज है, जैसे मैंने कैश यहाँ पे मैंने मिस किया कि जब पैसे पेमेंट करना है, अब बोलोगी कि यहाँ इंडियन करेंसी है, वहां पे मान लीजिए UK में पाउंड्स चलता है, अब बैंक के थ्रू तो आप पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक मीडिएटर होना चाहिए। मीडिएटर में बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें एक है थॉमस कुक, दूसरा है BFCIS। एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म। फॉरेक्स कार्ड जनरली होता है, वो आपके जो करेंसी है ना, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में वो चेंज करती है, ठीक है। यस, BFC, फॉरेक्स एंड फाइनेंशियल सर्विस। सो इसके ब्रांचेस आपका यहाँ श्रीलोक कॉम्प्लेक्स, न्यू बड़ी टोली, रांची में है, ठीक है। हेड ऑफिस जो है मुंबई में। तो जब हम कैश लेटर के लिए जब हम पेमेंट करते हैं, चाहे आपका 2 लाख 3 लाख, आप डायरेक्टली बैंक से आप पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमें एक मीडिएटर चाहिए होता है। सो मीडिएटर में आप क्या कर सकते हो, जैसे BFC फॉरेक्स ऑफिस है, आप वहां जाके और एक चीज, वहां पे आप पैसे एक्सचेंज भी करा सकते हैं। उसके लिए आपके पहले तो आपके पासपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, ठीक है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, वो चाहिए होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप 2 लाख आपको यूनिवर्सिटी को देना है, आप वहां पे आप कैश लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। कैश में प्रोसेस सिर्फ अगर 50,000 है उतना ही होता है, उससे ज्यादा के लिए आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है, वो लोग अकाउंट नंबर देते हैं आपको, अपने पापा के अकाउंट या जिसके भी अकाउंट आपने 2 लाख उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जिस डेट पे वहां UK पे जो करेंसी रेट चल रही है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग पे वो एक्सचेंज होता है एंड वो लोग यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मैं कर रही थी मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, कि मुझे पैसे कैसे पे करना है, एंड आई वाज सो कंफ्यूज। फिर एक थी फ्लाई वायर, मैंने फ्लाई वायर के थ्रू मैं यूनिवर्सिटी पे फीस पे कर रही थी, ठीक है। वो लाइक इनिशियल अमाउंट या कैश अमाउंट हम बोल सकते हैं, एंड वो फंस गया लिटरली फॉर 2 वीक्स, ठीक है। 2 वीक्स बहुत बहुत दिन होते हैं, एंड वो ट्रैक नहीं हो रहे थे वो अमाउंट, ठीक है, कि वो 2 लाख गए कहाँ, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस, राइट। अब वो 2 वीक्स तक वो अमाउंट ट्रैक नहीं हो पा रहे, उसका कोई स्टेटस नहीं मिल रहा है कि
जबकि पैसा जो है यहाँ से अगर वो ट्रांसफर हो रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए दूसरे कंट्री में, 3 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो 2 वीक्स हो गया, एंड जो टाइम लिमिट दिया जाता है पेमेंट का वो लास्ट डेट पहुंच गया। ठीक है, सो इस मोमेंट में मुझे ऐसा हुआ कि मुझे अलग से फिर से 2 lakhs कहीं अरेंज करके फिर मुझे दूसरे मीडिएटर के थ्रू मुझे पे करना पड़ा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस समय तो खैर मुझे नहीं पता था, अब आप लोग को पता है कि अभी बहुत सारे हैं। अभी अभी जो सबसे ट्रस्टेड जो है मैं बोल सकती हूँ BFC फॉरेक्स है। ठीक है, इसके रांची में भी ऑफिस है, हमारे मैम भी हैं इसमें। ठीक है, जो काफी सपोर्टिव मेंबर्स हैं वहाँ की। ठीक है, सो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, फॉरेन के सिम, ठीक है, फॉरेक्स कार्ड्स, ठीक है, आपको फॉरेन करेंसी। तो आपको जाने से पहले ये सब की जरूरत पड़ती है। अब जिस बैंक में अमाउंट आपका गवर्नमेंट आपको ट्रांसफर करेगी वो भी प्रोवाइड करेगी, बट मेरा सजेशन रहेगा कि आपको अलग से भी एक फॉरेक्स कार्ड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स एक कार्ड कभी कभी एक्टिवेट नहीं होता है, काम नहीं करता है। बट क्या होता है कि आप यहाँ से एक फॉरेक्स कार्ड आप लेके जा रहे हो, ये आपका ऑलरेडी एक्टिवेट होके आप बाहर कहीं पे भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, आपका इंडियन करेंसी है, वो ऑटोमेटिकली जिस कंट्री पे आप जा रहे हो वहां पे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। आपको कैश निकालना, आप कैश निकाल सकते हो, आपको कार्ड वो टच पेमेंट करना है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, आई गेस ये क्लियर हो गया। ये काफी हेजल फ्री वर्क हो गया पेमेंट के लिए। ठीक है, अब ये है कि बैंक से जो फॉरेक्स कार्ड मिलता है ना, वो विदाउट वीजा एंड फ्लाइट टिकट से पहले नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका वीजा हुआ, वीजा के डॉक्यूमेंट्स जो फाइनल आपके आ गए, ठीक है, कि आपका वीजा हो गया है, आपको उसके बाद फ्लाइट्स करने हैं। ठीक है, फ्लाइट टिकट अगर आपको तुरंत पेमेंट नहीं करना है फ्लाइट्स के, ठीक है, आपको जिस टाइम पे जाना है ना उस डेट को आप बुक करके रखो, उसी समय पे नहीं करना है। आपको जब जाना है उसको आप बुक, हम पहले उसे बुक करते हैं कि मुझे इस डेट पे जाना है। अभी मान लीजिए मुझे जाना है मार्च में, ठीक है, मार्च या अप्रैल में, मान लीजिए 5 से 10 के बीच में जो मेरा एस्टिमेटेड डेट होगा कि मुझे इस डेट पे जाना है, तो मैं उसे सिर्फ बुक करके रखूंगी। एंड अगर हो सके तो आप जिस एयरलाइंस पे जा रहे हो आप एक्स्ट्रा बात करके रखो। ठीक है, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है स्टूडेंट के लिए। मैं क्योंकि मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए हूँ, मेरी एज इतनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं बहुत सारे, आपके लगेज में एक्स्ट्रा मिलेंगे, एज अ स्टूडेंट आपके प्राइस उस दिन के लिए कम हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आपको खुद से थोड़ा थोड़ा वो रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक तो हो गया। अब जैसे मैंने स्कॉलरशिप का मैंने बताया बीच में कि आपको अगर आप पर्टिकुलर स्टेट से हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए, बस रेसिडेंशियल कास्ट एंड इनकम, दैट्स इट। उसके अलावा आपका वही सेम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, एंड ऑफर लेटर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद आपका सिलेक्शन अगर स्कॉलरशिप्स के लिए है तो आपकी एक इंटरव्यू, जिसमें भी वही चीज जो आप SOP में आपने लिखा है उसी का एक PPT। ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको आपके फील्ड से ही पूछा जाएगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या करोगे, आपको कैसे हेल्प करेगा, स्टेट को कैसे हेल्प करेगा। चलिए स्टेट का तो भूल जाइए, पैसे आपको दिया जा रहा है, आप क्या करोगे, कैसे मैनेज करोगे, दैट्स इट। ठीक है, मे भी कहीं कहीं पर प्रोफेसर्स होंगे जहां पे आपको ट्रिक करेंगे, बट आपको वहां पे कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। ठीक है, आई गेस इतना काफी है। और कुछ कुछ प्रीतम अगर कुछ मिस हो गया है तो। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कि वंस दे कम हियर व्हाट एक्सपेक्टेशन अ पर्सन कैन होल्ड, और ओके, रियलिटी क्या है, थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देना भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, रियलिटी चेक वो बहुत जरूरी है। जैसे जाने से पहले एक्साइटमेंट बहुत रहता है कि हाँ भाई UK जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। ठीक है, काम भी उतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल प्रोसेस करने में हमने सोचा कि अरे ये आराम से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब हम प्रोसेस करते हैं ना, 1 साल कैसे बीतता है पता भी नहीं चलता है। एंड हमें इंडियन टाइमिंग और UK टाइमिंग को मैच करते हुए दिन रात वो जागना पड़ता है।
अब वहां जाना है 5.5 घंटा पीछे, ठीक है, अभी यहाँ पे 9 बजने वाली है और प्रीतम के शायद वहां अभी क्या 3:30 बज रहे हैं, है ना। तो वो बहुत बैलेंस करना होता है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज वहां से हो रही तो मुझे उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे बैठना है, सब चीज सेटअप करना है, ऐसा। और एक चीज मैंने मिस किया, जब आपकी इंटरव्यू होती है ना यूनिवर्सिटी वाली, तो आपके रूम में आपके टेबल पे या अगर लैपटॉप या फोन है उसके अलावा पेन कॉपी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उस समय नहीं तो फिर वो इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। आपका पेन कॉपी कुछ नहीं दिखना चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि आप अपने पूरे रूम को आप दिखाओ, ठीक है, आपका कबर्ड है, दिस दैट जो भी है वो लोग देखेंगे, ठीक है। बट जब भी आपको बोला जाए कि आपकी एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होगी, आप अपना रूम नीट एंड टाइडी रखो, ठीक है। एंड स्टेशनरी के कुछ भी पेन कॉपी अलग से एक्स्ट्रा कुछ मत रखना, ठीक है। नहीं तो वो लोग यही बोलेंगे कि आज के लिए हम आपका इंटरव्यू कैंसिल कर रहे हैं, विल डू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों कैंसिल किया गया, ये आपको पता होना है, ठीक है। ये चीजें हैं। और इसके अलावा यहाँ का अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ एक्सपेक्टेशन वाइज ओवरव्यू दूं तो हम लोग को लगता है कि अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं या कॉलेजेस में पढ़े हैं तो हमारा काफी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि यार कुछ भी ऑर्गेनाइज करना हो तुरंत ऑर्गेनाइज हो जाता है। कभी कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं, दोस्त के साथ चिल कर रहे हैं, 4 दोस्तों के साथ। कभी मन नहीं कर रहा है तो लेक्चर बंक कर दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है, हम लोग को हैबिट नहीं है रीडिंग करने का कि हम लोग हर दिन रीडिंग करके जाएं अपने क्लास में। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि एक इंडियन स्टूडेंट्स का ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं जो है, और सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां जाना चाह रहे हो, अगर बाहर कहीं भी पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हो, नो मैटर इफ यू आर गोइंग टू यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको रीडिंग का हैबिट डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड रहता है आपसे कि आप पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपको हल्का फुल्का टॉपिक के बारे में पता है तो आप चले जाओगे क्लास में। आप डिस्कशन में आप भाग ही नहीं ले सकते, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर एक चीज को आपको बैकअप करना पड़ेगा जो कि आपको रीडिंग मिला है उसके थ्रू, ठीक है। कि ऑथर क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा था, या हाउ इज इट रिलेटेड टू व्हाट द प्रोफेसर इज टॉकिंग अबाउट। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। ऐसा नहीं कि जाके बस बैठ गए, अगर जाके बैठ गए तो इतनी नींद आएगी, क्योंकि कभी कभी जो लेक्चर्स होते हैं वो 2 घंटे 3 घंटे के होते हैं और आपको लिटरली लगेगा कि मैं उठ के चला जाऊं या चली जाऊं, जो कि बहुत अनप्रोफेशनल होगा। और अगर आप ऐसे चले जाओगे तो आपका ही फिर वो नुकसान है, क्योंकि अटेंडेंस का भी मार्क कटता है और फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। दूसरा एक चीज है कि हम प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं कभी। अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज में अगर हम हैं ऑलरेडी तो हम कभी ऐसा, हमको हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज में नहीं बना है कि आप जाओ ऑफिस आवर्स में और प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करो। बट वो चीज है, बाहर में आपको ऑफिशियल ऑफिस आवर्स दिया जाता है, आपको पहले बुकिंग करना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर्स को मेल डालना पड़ेगा कि आई वांटेड टू सी यू और टॉक टू यू, आई हैव समथिंग टू डिस्कस। और आप जाओ उनके साथ, जब आपको टाइमिंग दिया गया उनके केबिन में बैठो और यू कैन डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक जो भी रेलिवेंट है आपके मॉड्यूल से। इसके अलावा कुछ चीजें हैं कि हमको लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा मेस वेस रहता है इंडिया में, ठीक है, खाने का बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूके में आओगे तो हो सकता है आपको आपका कंफर्ट फूड ना मिले, या फिर मिले भी तो जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वो बहुत दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बट जनरली सब कुछ मिल जाता है जो कि आप खाते हो, दाल चावल वगैरह सारा चीज मिल जाता है। आपको स्टार्टिंग से ही आपका जो एक्सपेंसेस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि कितना पर वीक खर्चा हो रहा है या पर डे कितना आप खर्चा कर रहे हो। नहीं तो आप स्कॉलरशिप में भी जाओगे तो भी आप शॉर्टेज पे पड़ जाओगे, जैसे मेरे साथ हुआ था 3 महीना पहले। आई हैव यूज्ड अप ऑल माय एक्सपेंसेस, तो जो भी मेरे पास पैसे थे वो सब खत्म हो गए थे, एंड आई हैड टू वर्क पार्ट टाइम समवेयर। वर्क वाइज अगर बात किया जाए तो अगर आप 2-4 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हो इंडिया में, वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपका है, और आप अगर यूके आते हो, आपको लगता है कि नहीं हम तो काम किए हुए हैं, नौकरी तो हमको आराम से मिल जाएगा, पार्ट टाइम एटलीस्ट 2-4 घंटे काम कर लेंगे, नॉट एट ऑल इजी, ठीक है।
स्टार्टिंग से ही रिजेक्शन झेलना शुरू कर दोगे आप, चाहे आप IITian हो, चाहे आप IIM से पढ़े हो, कोई वैल्यू नहीं रखता है। अगर आपके पास सॉलिड एक्सपीरियंस है उस लेवल का, हो सकता है आपको बेटर चांसेस मिल जाए, अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, बट इवन देन यू हैव टू गो थ्रू द कंपटीशन। आपको इंटरव्यूज वगैरह देने ही पड़ेंगे। छोटा से छोटा वर्क हो या बड़ा से बड़ा वर्क हो, इंटरव्यू इज कंपलसरी है। और वही बात है कि आप एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हो तो भी गारंटी नहीं है कि आपको कहीं जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, बट अगर आपके पास यूके का एक्सपीरियंस है, इवन अनपेड है या वॉलंटरी एक्सपीरियंस है, अगर मान लीजिए हम फाइन आर्ट्स किए हुए हैं और कोई फाइन आर्टिस्ट के साथ हम काम किए, वॉलंटरी एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसको हम शो कर सकते हैं अपने जॉब जब एप्लीकेशन डालते हैं तब। या फिर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस निकलते हैं, उसमें भी आपको बहुत सारा डिपार्टमेंट दिया जाता है, जिसमें एक होता है आपका करियर डिपार्टमेंट, जिसमें जो आपको हेल्प करता है आपके CV वगैरह बनाने में, आपको आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने में। तो आप कुछ भी पूछ सकते हो। एक सेशन होता है, आपको ईमेल भेजना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा, 1 घंटे का सेशन होता है। आप जाके डिस्कस कर सकते हो, आप बता सकते हो कि मैं इस चीज का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, आई डोंट नो हाउ टू गो थ्रू इट। तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपको समझाना पड़ेगा, एंड देन दे विल गाइड यू कि हाँ ऐसे आपको CV बनाना है, ऐसे आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, इस हिसाब से आपका टेक्निक होना चाहिए एप्लीकेशन का। तो ट्राई टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी डेज अगर आप आते हो यहाँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ है और इंडिया में नहीं है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो इंडिया में है, यहाँ नहीं है। जैसे आप मैंने बताया सोशल लाइफ थोड़ा कम है यहाँ पे। लोग काम से काम रखते हैं, तो आपको खुद वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए, वरना डिप्रेशन इज वेरी कॉमन इन UK और इन एनी अदर कंट्रीज। you'll स्टार्ट टू फील होम सिक। तो 2-4 दिन मजा आएगा, देखोगे नई नई चीजें, बट सून आफ्टर यू गेट इनटू इट आपको लगेगा कि वही बिजी शेड्यूल है, खाना भी हम ही को बनाना पड़ रहा है, बर्तन भी हम ही को धोना पड़ रहा है, पार्ट टाइम भी हम ही को मैनेज करना पड़ रहा है, मम्मी पापा से बात करने के लिए टाइम भी देखना पड़ रहा है कि कब है कब नहीं है, आपको रीडिंग भी डालना पड़ेगा, आपके लिए कुछ हॉबीज हैं वो भी करना पड़ेगा, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपना एक्सरसाइज भी है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है, आपको ट्रेवल भी करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट एट ऑल इजी। तो प्लान्ड वे में ही काम करोगे तो ही सब चीजें हो पाएगी, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा 1 साल कैसे निकल गया, रिग्रेट करोगे लास्ट में, नंबर भी अच्छे नहीं आ पाएंगे और फिर कोई फायदा नहीं होगा। इवन आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम इंडिया विथ UK डिग्री और कोई भी डिग्री लेके कहीं भी कोई भी कंट्री से, उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उस चीज को यूज नहीं कर पाओगे। आपने अपना मोस्ट जो है वो यूटिलाइज किया नहीं UK में या फिर कहीं भी। थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। मैंने अभी कमेंट में एक लिंक शेयर किया हुआ है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, जिनको मेंटरशिप चाहिए, तो ज्योति भी है हमारे टीम में डेवलपमेंट वाला में। तो मेंटरशिप हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, कुछ भी है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जब तक आप जो भी कंट्री में रहोगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्कॉलर्स जुड़े हैं ऑल ओवर द ग्लोब। तो कोई भी कंट्री से अगर आपको अप्लाई करना है तो वी कैन हेल्प यू आउट, और कोई ना कोई हम कनेक्ट कर देंगे जो आपको स्टार्टिंग से हेल्प करेंगे इवन आफ्टर गोइंग देयर। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिल कर सकते हो। जस्ट फ्यू थिंग्स वी आर आस्किंग, योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड व्हाट फील्ड और कोर्सेज यू वांटेड टू स्टडी, दैट्स इट। ठीक है, अभी Q&A ओपन करते हैं एंड आई विल इनवाइट एवरीवन टू प्लीज रेज देयर हैंड। एक नीचे में आप देखोगे तो हैंड रेज का ऑप्शन होगा, तो हैंड रेज कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको समझ नहीं आया, जो ज्योति ने बताया है, आपको थोड़ा सा और उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने छोड़ दी है दैट वी हैवंट डिस्कस्ड हियर, तो आप बोल सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमने जानबूझ के भी छोड़ा है, क्योंकि दैट्स ऑल अ डिफरेंट टॉपिक और उस पर डेप्थ चाहिए। और ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव सेशन था जिसमें आपको ओवरव्यू दिया गया कि क्या प्रोसेस है। एक्सपीरियंस हम लोगों ने थोड़ा बहुत शेयर किया हमारा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग पूछ सकते हो। सो आई इनवाइट यू ऑल टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। Just raise the hand by clicking on the option below down in your screen.
या कोई है जिनको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है ज्योति से हमसे? यस मोनिका। हाय, सो मेरा क्वेश्चन ये था कि often time we juggle and hustle between this timeline of applying for private scholarship and applying for the university individual. हाँ, तो इस टाइम पे होता क्या है कि हाँ, तो इस टाइम पे होता क्या है कि सपोज कि अगर हम प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं बट द टाइमलाइन डजंट मैच विद द यूनिवर्सिटी विच आई वांट टू अप्लाई, तो फिर उस केसेस पे क्या होगा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा रहता है। एक्चुअली इसके लिए क्या होता है, जब अब स्कॉलरशिप आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी का अगर आपका टाइमलाइन मैच नहीं किया, आप क्या करो, हमेशा अपना जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफर लेटर है ना, कैंसिल कभी मत करना, डेफर इट, ठीक है। हमेशा एक ऑप्शन आता है डेफर करने का, आप उसको जितना साल आप डेफर कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ? क्योंकि इस बार एक स्टूडेंट थी जिसने उसके अच्छे अच्छे किंगस्टन से आए थे उसके ऑफर्स, सो उन्हें उसे आइडिया नहीं था कि हमें डिफर करना पड़ता है, ठीक है। एंड जब आप कैंसिल कर देते हो ना, वो सब कुछ वापस हो जाता है, आपको फिर से रीप्रोसेस करना पड़ता है उसे। तो इससे क्या हो गया कि आपका वो स्कॉलरशिप वाला वो अगर स्कॉलरशिप मिल गया पर आपका एप्लीकेशन जो आपने कैंसिल कर दिया है ना, तो आप कैसे विदाउट यूनिवर्सिटी आप स्कॉलरशिप लेके कैसे अप्रूवल आपका होगा नहीं, ठीक है। तो आप हमेशा एप्लीकेशन को क्या करना, डेफर करना। तो ऐसा होता है, मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी, हम जब एक यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं ना, ऐसे हमारे पास 2-3 साल ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो या सेकंड मास्टर्स का प्लान कर रहे हो, मैक्सिमम यूके में क्या है कि 1 साल का मास्टर्स डिग्री होता है। एंड जैसे मेरा फाइन आर्ट्स था तो समझ लो कि मेरे पूरे वीक लग जाते थे, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई गेस वीक में 2-3 ही क्लासेस होते हैं, आपके पास टाइम रहता है उस चीज के लिए, ठीक है। तो अब ये मत सोचना है कि मैंने एक मास्टर्स कर लिया है मैं क्यों करूं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे जा रहे हो तो आपकी वो मास्टर्स बहुत ही हाईली वैल्यूबल होगी वो, ठीक है। हाँ, तो किसी किसी को पता नहीं होगा, डेफर इज बेसिकली व्हेन यू वांटेड टू पॉज योर एप्लीकेशन कि आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, इट्स जस्ट दैट पेमेंट थिंग और मे बी यू आर नॉट रेडी टू गो देयर, कुड बी फॉर एनी इशू हो रीजन, सकता है, आपका हेल्थ कोई इशू भी हो इशू हो सकता है, सकता है। फैमिली हाँ, में कुछ तो मैटर उनको हो गया, आपको एक बस एक बोलना है रीजन कि कुछ दीजिए इशू कि हो गया एंड आई आपका वांट फैमिली में कुछ इशू है एंड यू वांटेड टू स्टे देयर दिस टाइम, बट नेक्स्ट कोहॉर्ट जब भी स्टार्ट होगा तो 2 टाइम एप्लीकेशंस होता है, एक 2 इंटेक है बेसिकली यूके में, अगर आप आना चाह रहे हो तो जनवरी इंटेक एंड सितंबर इंटेक। सितंबर इंटेक इज द मेन इंटेक। तो अगर आप मान लो सितंबर में चूक जाते हो तो इधर यू कैन डेफर एंड कम इन द नेक्स्ट साइकिल विच इज नेक्स्ट ईयर ऑन सितंबर। और अगर आपका कोर्स मान लो जनवरी में भी रन करता है, कुछ कुछ कोर्सेज रन करते हैं सितंबर एंड जनवरी दोनों टाइम, और फिर जनवरी में आ सकते हो। और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं कि अगर आपको मिल जाता है तो भी आपको टाइम दिया जाता है कि 2 साल तक ये स्कॉलरशिप आपका वैलिड है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसी ईयर में आपको स्कॉलरशिप यूटिलाइज करना है, आप कुछ साल वेट कर सकते हो सकता है आप तैयार नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो नेक्स्ट ईयर आप कंटिन्यू करो। अभी जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट, हमारे झारखंड गवर्नमेंट हमेशा डिलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनके सितंबर इनटेक होते हैं ना, तो जैसे मेरा भी था कि 1 मंथ डिले हो गया, अब उसमें अटेंडेंस तो मेरी शॉर्ट हो गई, उस वजह से मुझे डिस्टिंक्शन नहीं आया, ठीक है, मेरिट में आया। सो इसके लिए मैं कुछ, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। बट बहुत सारे और भी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका था कि काफी ज्यादा डिले हो गया, जो 2 मंथ हो गए, ठीक है। स्कॉलरशिप भी है बट अब वो यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिले हो गया, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, जब आपको पता चल गया प्रोसेस करते समय कि ये डिले होने वाला है, ठीक है, अगर सितंबर इनटेक में है तो आपका सारा चीज बाय अगस्त सब कुछ हो जाना चाहिए, 1 महीना पहले हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद में अब आपने देखा कि आपका सितंबर इनटेक के लिए तो प्रोसेस अभी बाकी है, आप सीधा क्या करो, यूनिवर्सिटी को बोलो कि मेरा जनवरी कर दो, जनवरी के लिए आप डेफर कर दो, ठीक है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपका पैसा आपके पास है, ठीक है।
अब अगर मान लो जैन इनटेक में आपका कोर्स नहीं है, वो नेक्स्ट सितंबर के लिए है, तो आप नेक्स्ट सितंबर में जाओ। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, उस बीच में आप क्या करो, या तो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लो, ठीक है, कोई नया स्किल सीख लो, ये चीजें हैं, कुछ रिसर्च पेपर कर लो, ऐसा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किन्हीं को? हाँ मनमोहन जी, अब कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले, हमारे मित्र हैं। ओके, मनमोहन बोलो। म्यूट हो आप, अनम्यूट करो, अनम्यूट। आपका माइक म्यूट है मनमोहन जी। ठीक है, तन्मय के पास चलते हैं तब तक। तन्मय। नमस्ते। एक्चुअली मेरा जो कोर्स सब्जेक्ट है वो रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट है। तो मैंने अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मैं एक फेलोशिप कर रहा हूँ। तो मैं जो रिन्यूएबल एनर्जी अभी देख रहा हूँ, तो उसके ऊपर कोई इंटर्नशिप कोर्स हम कर, मतलब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करें? आपको स्टडी करना है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अप्लाई करना है बाहर में? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी अप्लाई करना है ऐसे फर्स्ट। तो अगर आप अपने एडमिशन यहाँ पे ले लेते हो, मान लो आप कोई कोर्स कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप इंटर्नशिप कर सकते हो। बहुत सारी इंटर्नशिप्स जो है वो यूनिवर्सिटी का करियर पेज पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर पता है कुछ कुछ कंपनीज जो कि काम करते हैं ग्रीन एनर्जी में, ठीक है, तो आप उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो जो चांसेस होते हैं वो हायर रहता है जो यूके स्टूडेंट हैं या फिर जो उस कंट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगर आप दूसरे कंट्री से हो और दूसरे कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो इवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इन इंटर्नशिप और वॉलंटियरी एक्सपीरियंस, चांसेस कम होता है सिलेक्शन का, क्योंकि वो प्रेफरेंस उन्हीं को मिलता है जो वहां के सिटीजन्स हैं, ठीक है, या फिर वहां पे जो रह रहे हैं, कुड बी टेम्पररी ऑन एनी वीजा। तो थोड़ा प्रेफरेंस वहां मिलता है। बट आप हाईली स्किल्ड पर्सन हो, वैल्यूएबल हो, मोटिवेटेड हो, तो मे बी देयर इज चांसेस कि वो लोग एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, स्पेशली ये होता है जब रिमोट रहता है ना, जब उनको कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अपने तरफ से। बिकॉज अगर वो आपको इंटर्नशिप का मौका देंगे, इन पर्सन इंटर्नशिप है, तो उनको फिर वीजा का टेक ओवर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है मनमोहन, आपका टेक्निकल इश्यू ठीक हुआ? Yes. Yes. Hi. Yeah. Can you hear me? Yes, we can. yeah, First of all, thank you so much, Jyoti and Kumar, Pritam. I'm so happy to see you, Pritam, after so long time. Yeah. Actually, I had a question regarding this QS ranking about courses. I got to know about universities QR ranking, but I was a bit confused about courses QS ranking. Before some time, I was searching for courses, but it little bit confused, like whether I want to study for public policy in SOS, yeah, Oxford, yeah, in whatever, like other universities. So how should I choose? Even I got to know it, like it's very new for me. Okay. There is So a QS ranking for the courses. Yeah. let me tell you what it is. Can you all see my screen at the moment? Yeah. Okay, yeah, perfect. So if you type QS ranking in Google or QS ranking UK in Google, it could be either because it's global ranking. तो पहला जो आता है वो आता है topuniversities.com, जो कि एक अच्छी वेबसाइट है, यू कैन यूज दैट। आप ओपन करोगे, ठीक है, और हल्का सा नीचे जाओगे तो ये कुछ रैंकिंग्स हैं। ये है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये सब्जेक्ट रैंकिंग, ये दोनों आपको यूज करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में चेक करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा एंड देन आई कैन सी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2026 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, आप नीचे करो, पहला में मैसेच्यूसेट्स यूएस का है, MIT, सेकंड में जो है वो इंपीरियल है, लंदन का है, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, जिनका नाम आपने सुना होगा।
बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनकी क्यूएस रैंकिंग काफी अच्छी रहती है, बट लोगों को पता नहीं रहता क्योंकि उतनी पॉपुलर नहीं है। हमको अगर गिन के 4 नाम पूछा जाए तो हम मेरा माइंड से ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ही निकलेगा और एमआईटी ही निकलेगा, ठीक है। बट इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तो बस नाम में मत जाओ आप। और कभी भी आप अप्लाई करो तो अगर आपको रिजेक्शन मिलता है अगर ये टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज से, तो आप हताश मत हो जाओ, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जाओगे तो हो सकता है यूनिवर्सिटी का टैग आपको चेंज मिले, बट जो लाइफस्टाइल है या फिर जो एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, वो सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस पे कभी निराश नहीं होना है। इसके अलावा जो है वो जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हो। तो अकाउंट्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? शिप्रा मैम। ओके, तो मान लो कि मुझे मार्केटिंग में या फिर नेचुरल साइंस में इंटरेस्ट है या फिर परफॉर्मेंस आर्ट में है, तो मैं वहां पे सब्जेक्ट चूज करके उसका क्यूएस रैंकिंग यहाँ से आराम से देख सकता हूँ कि फर्स्ट में सेकंड में कौन है। तो फर्स्ट में रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फिर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है। इसी हिसाब से फिर नीचे जाते जाते आपको सारी यूनिवर्सिटीज के मिलेंगे और आप इस पे डिटेल भी देख सकते हो। ये खैर लॉक है, अभी आपको बोलेगा प्रीमियम लेने के लिए, बट मोस्टली आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक है, तो आप रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक की वेबसाइट खोल के और भी डिटेल्स देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि ये कॉलेज के बारे में ब्रीफ इंट्रो है। स्कॉलरशिप्स की एक सेक्शन है जिसपे क्या क्या स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है उसके बारे में आपको मिल जाएगा। रैंकिंग जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो डेट आपके हिसाब से। ओवरऑल रैंकिंग देखना है क्या है, सारे रैंकिंग के डेटा अगर आपको देखना है तो वो देख लो। कैंपस अगर उसका मल्टीपल कैंपस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको उसका एड्रेस वगैरह सारा चीज मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ यू डू योर रिसर्च। और इसके अलावे भी अगर आप देखोगे, अगर मैं जस्ट सिंपली टाइप करता हूँ तो मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ कि मुझे बस जानना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज है और क्या कैसे कंपेयर करना है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जो कि आपको कंपैरिजंस का ऑप्शंस देंगे। तो हमको अगर पीजी करना है तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिए। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए मुझे डेवलपमेंट स्टडीज करना है तो मैं डेवलपमेंट स्टडीज लिख दूंगा। और लोकेशन फिर चूज करना है, लोकेशन फिर चूज कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं करना है अभी तो मैं बस देखता हूँ कि ग्लोबली मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पूरे यूनिवर्सिटीज के लिस्ट दे दिए हैं। इसमें से मेरा यूनिवर्सिटी ये था जिससे मैंने किया हुआ था। तो आप प्रोस्पेक्ट्स देख सकते हो या फिर सीधा आप वेबसाइट पे जाओ, उसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है, और वेबसाइट से डिटेल निकालो कि उसकी क्या रैंकिंग्स है, क्या क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर आप कोई टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ऑनलाइन फोरम ज्वाइन कर सकते हो उस यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई ग्रुप का जो कि एस्पिरेंट्स है टारगेट कर रहे हैं एडमिशंस के लिए वही सब यूनिवर्सिटीज में। सो यू विल गेट एन आइडिया, यू कैन आस्क देम क्वेश्चन, दे कैन आल्सो गेट बैक टू यू। तो वो सब सारी चीज यूजफुल हो सकता है आपके लिए। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक्स, थैंक यू प्रीतम। आई वॉन्ट टू एड ओवर हियर, लाइक अच्छा सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, जैसे अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब बहुत लोगों को लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस। सो इसको इजी करने के लिए जैसे मैंने बताया कि लाइक आई एम एसोसिएटेड विद ब्रिटिश काउंसिल, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ से, क्योंकि सबको रीच नहीं कर सकता है, इसलिए झारखंड से जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं ना, सबको अभी, क्योंकि अभी हम लोग जैन मंथ चल रहा है, अभी एप्लीकेशंस भरा रहे, तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोला जो यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए नहीं, जो आपका यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, LOR एंड SOP, ठीक है, आपके पासपोर्ट, दैट्स इट, एंड एक CV। आप ये जब मुझे भेजते हो उसको मैं रिव्यू करके आपको जो सब्जेक्ट चाहिए
ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एंड आपको आपके हिसाब से आपको जो यूनिवर्सिटी, जो आपने हल्का फुल्का रिसर्च किया है कि मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, ठीक है, वो आप प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी आप मुझे भेजते हो। उसमें से मैं क्या करती हूँ, एक मैं खुद से चेक करने के बाद मैं काउंसिल को भेजती हूँ, एंड वो फाइनलाइज करती है कि आपके एक एक मार्क्स 10th 12th, ठीक है, अगर आपके आइल्स के स्कोर है नहीं है कम है, तो उस हिसाब से वो खुद सेलेक्ट करके आपको यूनिवर्सिटी देती है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए यही यूनिवर्सिटीज है, अब आप सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर आपके प्रिफर्ड यूनिवर्सिटीज तो मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाता है तब वो लोग खुद आपको वो खुद सर्च करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे एसओपी आपका वो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे मनमोहन का चाहिए कि ठीक है रूरल डेवलपमेंट में करना है, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, उसने कैसे क्या पढ़ाई किया है, क्या इंटर्नशिप किया है, ठीक है। सो आप एक बेसिक अपना एक एसओपी भेजोगे, ठीक है, कि मैं यहाँ जन्मा हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, मुझे कैसे इंटरेस्ट आया रूरल डेवलपमेंट में, मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आप एक बेसिक भेजोगे, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम अलग से एक एसओपी तैयार करते हैं, हमें एक बेसिक एसओपी चाहिए आपका, राइट। तो ये चीज एक हैजल फ्री काम हम आपके लिए करते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल के मेंबर्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देख के वो आपके लिए 3 या फिर 5 यूनिवर्सिटीज जो आपके लिए टॉप टॉप यूनिवर्सिटीज होंगे वो सेलेक्ट करके खुद देती है, ठीक है। तो ये होता है कि आपके आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो होते हैं, ठीक है। हाँ, और कुछ किसी का और कोई क्वेश्चन है? या एनीवन एल्स? और मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक अनाउंसमेंट कि चैट बॉक्स में मैंने एक फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, इनको मेंटरशिप चाहिए तो आप फिल आउट कर दें अपना इंटरेस्ट, हम उनको कांटेक्ट करेंगे बाद में। किसी को और कुछ क्वेश्चन है? Pritam, I had actually other questions, but I think I want to connect you on call. Sure, man. You know. Okay, So that's yeah, fine. that's no? Thanks. That's fine. मैंने सबको व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है, तो किन्हीं को अगर पर्सनली भी कुछ अगर ऐसा लगता है जो यहाँ पे वो डाउट है, नहीं टाइप कर पा रहे हैं, तो कैन सेंड मी व्हाट्सएप डीएम, और नहीं तो अगर आपको ईमेल करना है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल में आपको लिंक गया होगा इस मीटिंग का, अगर आप अपना ईमेल चेक करोगे तो उसी ईमेल में आप रिप्लाई कर सकते हो। Would I get your WhatsApp number? Okay. Just a second. I'll type it here. But if anyone has any question, please go forward. Ask Jyoti. Please type in chat comment box. Sure, I will. No more questions? Any questions, guys? और कुछ पूछ लो यार, बार बार टाइम नहीं मिलता, बार बार कोई आएगा नहीं ना। हाँ, क्योंकि अगर अभी जितना में हमने इंफॉर्मेशन दिया है ना, अगर आप हाँ। एजेंसीज के पास जाओगे ये सारे प्रोसेस के लिए, लिटरली दे विल टेक मिनिमम तो आपको 2 लाख तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। हाँ। अगर आपके पास ये लीप स्कॉलर्स और क्या abroadstudy.com, आप इनके पास आप जाते, वो आपका बस एसओपी LOR नॉट LOR एसओपी एंड एप्लीकेशन बस वो लोग प्रोसेस करते हैं। LOR सॉरी यूनिवर्सिटी लेटर्स के लिए बस आपका प्रोसेस वो लोग वहां तक करेंगे, उसके बाद आपको फिर से खुद से ही करना पड़ता है। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम, ठीक है। तो आप जिस स्कॉलर को भी आप पकड़ रहे हो, राइट, हमने बोला कि हम आपको, ठीक है, वो पूरे प्रोसेस के लिए गाइड करते हैं, फिर आप उस कंट्री पहुंच जाते हो, ठीक है। वहां पे भी होते हैं, आपको अकोमोडेशंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको एयरपोर्ट से निकलने के बाद भी आपको इमिग्रेशन के समय भी पूछा जाता है, राइट प्रीतम, कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है, आपके अकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि आप एयरपोर्ट से कैसे जाओगे, कौन लेने आ रहा है, कौन सी ट्रेन पकड़ रहे हो, ये सभी छोटी छोटी चीजें होती है।
ऐसे कुछ हमारे बैच से हुए थे कि जो लोग को शायद 5 मॉड्यूल्स उनको मेंशन करना था, उन्होंने बस 2 मॉड्यूल्स बोले एंड 3 मॉड्यूल्स भूल गए। एंड ऑफिसर्स वहां बोल रहे कि आप फॉरेन मतलब यहाँ आए हो पढ़ने के लिए एंड आप 3 मॉड्यूल्स ऐसे कैसे भूल गए हो। अगर आप, एक तो है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ आप मिसबिहेव कभी मत करो, रूडली तो बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज उसी समय आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, सीधा वापस इंडिया। तो ये चीज कभी मत करना, ठीक है। मनमोहन, कुछ क्वेश्चन था क्या आपका? Yeah, I had हाँ, a question actually. yeah, I please just go on. remembered. Actually, I was looking a website, for public policy. So I found that over there. I mean, for that course, you need at least 5 year, 4 year experience for some university. So is it possible somewhere like before that? I mean, let's say you have a 2 year, 3 year experience, and is it possible to get into the I mean, university? you can show your voluntary experience if they have not specifically asked you a full-time experience. If it's just an experience they have mentioned in their website, then state them that you have 3 or 4 year additional voluntary experience and 2 or 3 years of working experience, and you are really interested in joining the course. So try and convince them as much as you can. Hopefully, if the university doesn't have enough candidate or a lot of applications, then they might select you. Otherwise, you can try on other universities. It's not only about the experience. I mean, there are universities who just directly take in the bachelor, if even if you do it from any XYZ university in India. So if you have done your bachelor's from any stream and you wanted to change it to a different stream, you just have to show in your SOP that you are interested and you have been done something. Let's say even an internship, 6 month or 3 month internship, and you found that course very interesting. If you wanted to switch your career path, you can do that as well. Yeah. Actually, I was talking to a person who is in Hertie School, Germany. So I got to know that like they are very strongly stick to it. Like they can't. So I I mean, said, for okay. Germany, the first thing would be learning the German language at least up to the B1 level. And then Hmm. there are a lot of universities which does not require tuition fee. There's two kind of universities in Germany, public and private. So if you are going to a public university, you don't have to pay a single penny. There are universities we can then directly fund you everything. Some universities do also provide money for accommodation and other living expenses. So if you get in touch with them, just try and let them know that you are a genuine candidate. You really wanted to study there, and yeah, sometimes we just think it's very hard to get into any university if we are applying abroad, but it's not like that. If you keep on trying, you'll succeed. You'll succeed. I'm telling you. And we are here. We development wala are here just in case if you needed any help, then you can try and Yeah. connect with us. Sure. Yeah. Thanks. Yeah. Yes, Monica. So yeah, again I have a small question. So, how much significance does your matriculation percentage holds? Because mine is very below average, I would say. It's okay. I mean, a lot of people who have below average marks in their matriculation or intermediate, they have gotten a scholarship and are admitted to foreign universities. So don't even think about not applying to माना those मत। universities. The only thing is, if you are targeting the top-notch universities like Oxford, Cambridge, they are gonna see the matriculation results or the intermediate results. But there are a lot of universities who doesn't make this criteria very strict, and they have different way of analyzing or processing their applications. So it all depends upon university to university. It's not a universal thing that how much point you will get if you have this and that, because you are not applying for a visa, you will be applying for a study abroad. So it depends on universities marking criteria or selection criteria. Anything, Jyoti, you wanted to add? Actually, I was saying that even like I was below average. So no, I got the full funded scholarship. So
You don't have to worry about that. सभी के 90% नहीं आते लक्ष्मण। ठीक है, यस वर्षा, गो ऑन। बोलो, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो आप, म्यूट हो, माइक म्यूट है। हाँ, So, hello everyone. Can you tell me about the subjects? Like, if I want to choose another subject which is not present in my graduation time, so can I choose? like if you can give me an example, कौन सा आप टारगेट करना चाह रहे हो? Like, Jyoti has done her masters in fine arts. So, like that, can I choose from science background to arts background? Yes. If that subject is included in my 12th time, then. Of course you can do, but you have to prove yourself that you are good enough. Okay, as I told you that you have 2 research papers. रिसर्च That's- पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें दिखाओ उनको एज अ प्रूफ, और कुछ आप प्रैक्टिकल चीजें भी दिखा सकते हो कि मैंने ये सब वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए हैं, या फिर मैंने कुछ कंडक्ट किया है, मैं यूनिवर्सिटी में इस चीज में लीड कर रही थी। कुछ तो दिखाओ जब उनको लगे कि हाँ ठीक है, आपको लेने से उनको रिग्रेट नहीं होगा, या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आप कोर्स के अगर मिडिल में हो, क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जस्ट ड्रॉप आउट, they think we can't take it anymore. If you take like let's say international economics और कुछ ऐसा ले लेते हो जिसमें बहुत सारा statistics है या फिर analysis करना है, जिसमें बहुत लोग comfortable नहीं होते, ठीक है? तो अगर उस टाइप का कुछ कोर्स ले रहे हो जिसका आपको ABC भी नहीं पता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको, और ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि आप ड्रॉप करो बीच में। इसके लिए वो इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट कुछ मैचिंग होना चाहिए आपके प्रोफाइल में। Okay, thank you. हाँ, और इसके अलावा One last question. Sorry. Okay. go on. Okay. So could you please reflect, I think, on technicality, even during your courses, like nowadays we know, like, ChatGPT on all the things, data, and these things are worldwide are very famous. So I mean, how it reflects in like we were studying in APU, so like statistics and all that were very minimal for us, but how it is differed. So I would say if you go to the technicality term, obviously you need to use a software जहाँ पे आपको मॉड्यूल एक्सेस करना पड़ेगा जाके, सेम एज वी यूज्ड टू डू इन APU, नो एनी चेंजेस। बट इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स या फिर जो भी आपको एक्सपोजर मिलेगा यूनिवर्सिटीज में, वो ग्लोबल लेवल का रहेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? आपको इंडिया स्पेसिफिक चीजें बहुत सिखाई जाती होगी इंडियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप हो सकता है मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है? तो उस चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा टू लेट पास आउट द नॉलेज कमिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, आपके जो क्लासमेट हैं या बैचमेट्स हैं, वो लोग अपने इनपुट शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी अलग वर्ल्ड से आ रहे हैं, या फिर सॉरी कुछ डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं। तो अगर उनका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको न्यू लगता है काफी ज्यादा, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इवन if you find it very ugly or something which you can't relate about, but आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा उस चीजों को। टेक्निकलिटी अदर चीजों की बात करें तो जैसे चैट जीपीटी और एआई के बारे में हम लोग काफी बात करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमको असाइनमेंट बनाने में अगर हम हेल्प ले सकते हैं तो इंडिया में तो आराम से कर सकते हैं। हम लोग रिफ्रेश कर दिए, प्लेजरिज्म हटा दिए, वहां भी अगर यही करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्किंग सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे आप अगर सोचोगे तो जैसे हम लोग का अगर हम 9 CGPA की बात करते हैं, तो अगर आपका कोई भी कोर्स में आपको असाइनमेंट मिला हुआ है, आपको लग रहा है कि आपने अपना 100% दिया है, ठीक है, आपने अच्छा सा पढ़ाई किया, आपने सारे नोट्स बनाए थे, आपने नोट्स का रेफरेंस डाला, लेक्चर का रेफरेंस डाला, पीपीटी का रेफरेंस डाला, जितने आपको रीडिंग दिए गए थे उसका आपने साइटेशन किया असाइनमेंट में, आपको एक्स्ट्रा जो रीडिंग दिए गए थे आपने उसका भी रेफरेंस डाला उसमें, फिर भी आपको मार्क्स 6 आ रहे हैं या 7 आ रहे हैं, जबकि आपको लग रहा था कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया, आज तक मैंने इससे अच्छा कुछ लिखा ही नहीं अपने लाइफ में। अगर आपको लग रहा है और आपने सबमिट किया है तो रियलिटी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर लेवल के नहीं हो लिखने में,
जो प्रोफेसर बोल रहा है आप उसी टाइप से आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर उस लेवल के हो तो आप 8 एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कभी फुल एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम तो इंडिया में टॉप ही किए हैं आज तक तो मेरा 1 नंबर कम आया नहीं है, यूके जाके देखते हैं क्या ही हो जाएगा, वहां भी टॉप करेंगे। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा लिखो, आप प्रोफेसर से डिस्कस कर रहे हैं सारा चीज, आप एक बार प्रोफेसर से दिखा भी ले रहे हैं अपना असाइनमेंट, उनसे इनपुट भी ले रहे हैं, बट जब फाइनल मार्किंग करना रहेगा प्रोफेसर्स को, वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको समझ में आता है कि कहाँ पे मार्क्स देना है, कहाँ पे नहीं देना है। और अगर वो कम भी देते हैं कभी कभी तो जानबूझ के देखते हैं कि देयर कुड बी अ स्कोप ऑफ फॉर यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ, कि और ज्यादा आप निखार सको खुद को। तो उसके लिए कभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा नहीं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, 6, 7, 8 तक आप जा सकते हो, और 8 से ऊपर बोलूंगा कि आप फिर लेजेंड हो। हमारे पास कुछ मिनट बचा है, मतलब 2-3 मिनट अगर हम और होल्ड कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो। Actually, I wanted to add something. हाँ, जैसे मार्क्स की बात करते हैं ना, सो आई केम टू नो कि जैसे ऐसा है कि मेरा तो फाइन आर्ट्स है, मुझे बस पेंटिंग करने एंड शो करने हैं, ठीक है, और बस लेक्चर अटेंड करें, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते वहां पे, ठीक है। सैटरडेज एंड संडेज वो मेरा वीकेंड डेज है, ठीक है। आई एम गोइंग आउट, मुझे अपने साइड से गैलरी विजिट्स करने, म्यूजियम विजिट्स करने, खुद से अलग से रिसर्च करने, खुद से पीपीटी भी बनाने हैं, ठीक है। जब भी मौका मिला वो मुझे रिप्रेजेंट करने, ठीक है, क्लास में नहीं पर अपने कोर्स लीडर या प्रोफेसर को दिखाने, ठीक है। मेरा एक लिमिटेड टाइम है, मॉर्निंग के 9 से लेके रात के 9 बजे तक मेरा वो स्टूडियो टाइमिंग है, ठीक है। हम जब भी जाते हैं हमारे पास जो आईडी मिलती है, यहाँ की आईडी क्या है, वो अटेंडेंस के लिए, बस शो के लिए, वहाँ ऐसा नहीं है। हम जो आईडी वहाँ टैप करते हैं, जहां जहां जाते हैं वो पूरा रिकॉर्ड होता है। जिस तरीके से हमारे पास वो एप्पल वॉच होती है ना, हमारी बीपी, स्टेप्स, रनिंग, हर चीज काउंट होती है, राइट। सो वहां के आईडी कार्ड में वो सारे चीज रिकॉर्ड होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपका एक प्रोफाइल होता है यूनिवर्सिटी में, जिसमें शो करता है कि आपने हर दिन आपने क्या क्या किया। आज आप यहाँ सेमिनार अटेंड किए, आज आपने वहां पे स्पोर्ट्स डॉक में थे, आज आपने कल्चरल इवेंट अटेम्प्ट किया, ये किया है, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आपने कुछ और अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट, वो आपको ओवरऑल हर मंथ है ना, वो आपका पूरा ट्रैक करते हैं, ठीक है। और आपके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ जैसे वहां पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में आपका सिर्फ आपके बुक्स एंड जो रिसोर्सेज है ना और नेट से पढ़ रहे हो, ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। आपको मैगजीन्स, आर्टिकल, न्यूज, नेट से जहां जितनी ज्यादा आपके पास मटेरियल है ना, वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, अगर मुझे 20 देने हैं, ठीक है, बुक्स से होने चाहिए, ठीक है, वो यूट्यूब से भी होने चाहिए, ठीक है, कि आप यूट्यूब से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कब की वीडियो है, किसने बोला है, ठीक है। अब मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर, गूगल में आप टाइप करना गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर के अंदर बहुत आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वहां से आप ले रहे हो। आप कोशिश करो जहां से जितना ज्यादा आपको मटेरियल अलग अलग जगह से मिलता है, उस पे आपके स्कोर्स मिलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे मैंने तो इस बुक से मैंने इतने पढ़े, सिर्फ बुक्स है, तो आपके तो मार्क्स कम ही आएंगे, ठीक है, ऐसा है। और किसी को आपको कुछ वहां क्वेश्चन? मार्क्स आपकी प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप से भी मिलते हैं, आपके ओवरऑल पार्टिसिपेशन से। दैट्स इट। अगेन दैट्स डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स, ये भी ध्यान रखना है। किसी को कुछ क्वेश्चन है? लास्ट एक क्वेश्चन लिख सकते हैं किसी को? तो एक बार और मैं बोल देना चाहता हूँ कि थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन डेवलपमेंट वाला's इंफॉर्मेटिव सेशन ऑन स्टडी इन द यूके। हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है हैम्प का, तो ग्लोबल हैम्प है प्रोग्राम का नाम। लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट में, जो चैट बॉक्स है उसमें। अगर आप इंटरेस्टेड है मेंटरशिप के लिए तो फिल कीजिए। एंड वी ऑल्सो डू हेल्प एंड प्रोवाइड यू गाइडेंस रिगार्डिंग आइल्स, जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप फिल कर दीजिए, हम कांटेक्ट करेंगे बाद में। और आगे भी हम लोग इसी टाइप से जो है वो इंफॉर्मेटिव सेशन लॉन्च करते रहेंगे। अगर किन्हीं को लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे
थोड़ा एक ज़्यादा ब्रॉड वे में डिस्कशन होना चाहिए तो आप भेज सकते हैं हम लोग को। ईमेल है, व्हाट्सएप का भी मैंने दे दिया है नीचे में, या फिर आप सोशल मीडिया से भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट बोल सकते हैं। एंड विल ट्राई एंड अरेंज सम मोर इंफॉर्मेटिव सेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ज़्यादा स्पेसिफिक था यूके के लिए, बट अगर आप चाहते हैं कहीं और कंट्री में जाना तो वी कैन ऑल्सो इन्वाइट समवन फ्रॉम दैट कंट्री, और जो कि आपको ग्राउंड रियलिटी वगैरह सारा चीज़ बता सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस। और हमारे साथ मेंटर्स भी हैं काफ़ी कंट्रीज से, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो। थैंक यू। Once again, thank you everyone. Thank you, Developing Thank Wala. you to Thank you you. both. Thank you so Preetham. much. Thank you all.